Hello students, this is part 2 and of class 9th and we are doing chapter 9 force and laws of motion. So our today's topic is first law of motion, that is Newton first law of motion. Today we are doing this topic बेटा. ये करने से पहले इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है, तो हमारे पास एक नया कंसेप्ट आ गया लॉ ऑफ इनर्शिया. तो इसको करने से पहले बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी गैलीलियो गैलीली के बारे में कि ये कौन थे. इन्होंने ही हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था, उसके बाद न्यूटन ने इसमें मॉडिफिकेशन किया था. तो गैलीलियो गैलीली जी कौन थे? ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था बेटा 15 Feb 1564. क्लियर, ये इनका जन्म हुआ था पीसा में, पीसा. क्लियर, और ये कहाँ है? इटली में है. बेसिकली बेटा ये क्या थे, मतलब ये बनना, जो फादर थे विनेजरो गैलीलियो, वो चाहते थे कि ये एक डॉक्टर बने. उनके फादर क्या चाहते थे कि ये एक डॉक्टर बने, बट ये खुद एक मैथमेटिशियन बनना चाहते थे. इनको इंटरेस्ट था मैथ्स में, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था इनको मैथ्स में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. मैथ्स के लिए इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी, द लिटिल बैलेंस. ओके, जो जिसमें इन्होंने आर्किमिडीज मेथड्स को और रिलेटिव डेंसिटी को इन्होंने इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था. इसके बाद उन्होंने ये लॉ ऑफ इनर्शिया वाला पहला कंसेप्ट भी इन्होंने ही दिया था, जिसको हम प्रूव करके देखेंगे बेटा. ठीक है, तो काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था गैलीलियो जी ने हमारी साइंस के अंदर. ओके, इसके बाद इन्होंने एक यूनिवर्सिटी थी पडुआ यूनिवर्सिटी, रिपब्लिक ऑफ वेनिस, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना रोल प्ले किया था एज ए मैथमेटिशियन. वहाँ पे एज ए मैथमेटिक्स लेक्चरर ये काम करते थे. ठीक है, और इन्होंने टेलीस्कोप्स की भी एक सीरीज़ दी हमें. तो काफ़ी सारी बातें थी. और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी स्टैरी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज पे, मतलब इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल के बारे में भी काफ़ी सारी बातें हमें बताई थी. क्लियर, और इन्होंने एक और बुक लिखी थी डिस्कवरेज ऑन फ्लोटिंग बॉडीज एंड लेटर ऑन द सन स्पॉट. क्लियर, और सन स्पॉट्स के बाद इन्होंने अपनी सारी ऑब्जर्वेशन को स्टॉप कर दिया था. इन्होंने अपना टेलीस्कोप यूज़ किया था सैटर्न और वीनस को देखने के लिए. और इन्होंने ही मतलब इस चीज़ को आर्गू किया था कि जितने भी प्लेनेट्स हैं वो सारे सन के अराउंड मूव करते हैं, नॉट अराउंड द अर्थ. ठीक है, तो ये सब इसके बारे में हल्का सा इंट्रो था बेटा. नाउ वी हैव टू डू आवर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट. सी स्टूडेंट्स, दिस इज द गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ऑफ मोशन. लिसन, एक बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि इन्होंने जो ये प्रैक्टिकल किया था, ये प्रैक्टिकल इन्होंने थ्योरेटिकल करा था, ना कि प्रैक्टिकली करा था. ये आपको ध्यान रखना है. ये एक थ्योरेटिकली प्रैक्टिकल था बेटा, ना कि आपका एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल था. कोई इसमें मतलब वो नहीं था कि इसमें आपने इसमें वो कराओ, इसने कि कोई प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करा था, थ्योरेटिकली कंसेप्ट था. तो इसके लिए पहले आपको ये केस कंसिडर करने पड़ेंगे. सपोज करो आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा इसका एंगल है, एक ही आपके पास इंक्लाइन प्लेन है. ठीक है, आपने यहाँ पे कोई भी बॉडी ली. क्लियर, एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे एक बॉडी ली, वो बॉडी नीचे ऑटोमेटिक से अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पे अगर मैं इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉडी छोड़ूंगी तो वो नीचे मूव करेगी ऐसे. क्लियर, अब ये बॉडी नीचे क्यों मूव कर रही है? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है. क्लियर, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है. तो जब कोई भी बॉडी है ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ठीक है, कोई भी बॉडी है ऊपर से जब नीचे की तरफ आएगी तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती है, मतलब वो एक्सेलरेट करता है नीचे की तरफ. ठीक है, अब वही इंक्लाइन प्लेन लिया, अब मैंने क्या किया, उस बॉल को ऊपर की तरफ मूव कराया, तो अब भी इस पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है. मीन्स मैं बाहर से खुद एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रही हूँ इसके ऊपर, तभी तो ये बॉडी ऊपर जा रही है. और नीचे से कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है इसके ऊपर? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे, कोई भी बॉडी जब ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. क्लियर, अब मैंने उसी को एक प्लेन स्मूथ सरफेस ले लिया. अब जब बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो यहाँ पे मैंने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रखा, तो यहाँ पे ये बॉडी क्या कर रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कंटिन्यू मूव कर रही है. क्लियर, तो बेटा जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है. नीचे से ऊपर जाएगी तो डिक्रीज होएगी, और जब ऐसे चलेगी तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी. अब इसी कंसेप्ट का हम यूज करते हैं. ठीक है, चलो अब देखो बेटा, मैंने क्या किया, मैंने मैंने इन तीनों को मिक्स कर दिया. तीनों केसेस को हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया बेटा. ओके, देखो ये हमने कैसे इंक्लाइन प्लेन लिया, ये हमने सीधा स्ट्रेट प्लेन लिया, और ये हमने फिर से इंक्लाइन प्लेन ले लिया. यहाँ से मैंने एक h हाइट पे एक बॉडी ली, एक बॉल ली, उसको मैंने यहाँ से मूव कराया. तो जब ये बॉडी मूव कर रही है तो ये उतनी ही हाइट अटेन कर रही है जितनी हाइट इधर है अपनी. ठीक है, उतनी हाइट क्या कर रही है? उतनी हाइट अटेन कर रही है जितनी हाइट इधर है, और ये डिस्टेंस कवर कर रही है यहाँ से. क्लियर, फिर हमने क्या किया बेटा, इस इंक्लाइन प्लेन को थोड़ा सा छोटा कर दिया, मीन्स कि इसका एंगल को छोटा कर दिया, इतना कर दिया. अब ये बताओ, ये बॉडी अब भी उतनी ही मतलब अटेन करेगी हाइट तो ये सेम ही अटेन करेगी, हाइट तो ये
सेम अटेन करी, पर ये भी डिस्टेंस ज़्यादा कवर करी, तो हमने इसको एंगल को घटाते घटाते हमने क्या कर दिया, इसको स्ट्रेट कर दिया, मतलब एंगल कितना कर दिया, 0 कर दिया। तो अब ये बॉडी क्या करती रही, कंटिन्यू मूव करती रही। कब तक मूव करेगी बेटा, ये तब तक मूव करेगी जब तक इस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स, और यू कैन से जब तक इस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। सो जनरली जो हमें बताया गया था वो बताया गया था कि जो नेचुरल स्टेट होती है किसी भी बॉडी की, जो नेचुरल स्टेट थी वो क्या बताई थी अरिस्टोटल ने, कि रेस्ट होती है नेचुरल स्टेट। बट गैलीलियो ने जी ने बताया हमें कि बॉडी की नेचुरल स्टेट एक और भी है, एक तो ये है और एक है यूनिफॉर्म मोशन। तो 2 नेचुरल स्टेट होते हैं एक बॉडी की, कि लास्टली कोई भी बॉडी है या तो रेस्ट में आ जाएगी या वो कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करती रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0 भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 0 भी एक कांस्टेंट टर्म है। ओके, सो ये इसकी 2 नेचुरल स्टेट्स हमें पता चली थी। तो यहाँ पे हमारे पास एक नया कंसेप्ट निकल के आया बेटा, इनर्शिया। तो अब हम इनर्शिया को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे। ओके, चलो तो इसकी इनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं। इनर्शिया होता क्या, देखो इनर्शिया बेसिकली क्या है, एक फीलिंग है बेटा। इनर्शिया बेसिकली क्या है, एक फीलिंग है, जो एक नेचुरल स्टेट होती है बॉडी की। मतलब आप ये कह सकते हो कि इनर्शिया, देखो क्या है, INERTIA, इनर्शिया क्या है, एक फीलिंग है हमारी। और यू कैन से कैसी फीलिंग है, लेजीनेस वाली। कैसी फीलिंग है ये, लेजीनेस, मतलब इसमें मैं आलस्य फील होगा, जो हमारे आलकसी बंदे जो होते हैं ना, आलकसी, जो हमारी आलस्य वाली फीलिंग है। ठीक है, तो ये हर बॉडी के अंदर होती है फीलिंग। क्लियर। सो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम बोलेंगे इनर्शिया बेसिकली होता क्या है। तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू resist any change in its state of rest, motion, clear, या डायरेक्शन, ये भी हो सकता है। क्लियर। इनर्शिया क्या है बेटा, ये टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, ये मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, हर एक बॉडी में है। क्लियर। तो किसी भी बॉडी की एक टेंडेंसी होती है, खुद की सेल्फ टेंडेंसी है कि वो रेजिस्ट करता है, वो अपोज करता है उसकी स्टेट में चेंज होने पर। सपोज करो ये आपके पास एक शार्पनर है यहाँ पे रखा हुआ, अगर मैं इस शार्पनर को एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करती हूँ तो अब ये किस स्टेट में, इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट स्टेट में है। अगर मैं सपोज करो इसको मूव कराना चाहती हूँ, मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करती हूँ, तो ये इस चीज़ को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। मीन्स कि ये जितना इसके अंदर मास है ये इस पर इतना फोर्स अप्लाई करेगा और ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, मीन्स ये इनर्शिया लगाएगा इसके ऊपर। लेकिन फिर भी मैंने इसको मूव करा दिया, क्यों, बिकॉज जो इनर्शिया इसने इस पर अप्लाई करा है वो ज़्यादा इनर्शिया है, बिकॉज ये हैवी ऑब्जेक्ट है और ये क्या है बेटा, लाइट ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या कह सकते हो कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया, आई इज द सिंबल ऑफ इनर्शिया, यानी कि अगर इनर्शिया ज़्यादा तो मास भी क्या होगा बेटा, ज़्यादा, और इनर्शिया कम तो मास भी कम। क्लियर। और अगर मास ज़्यादा होगा तो हमें फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। अब मैंने आपके पास यही लाइव एग्जांपल है, एक आपके पास ये, एक आपके पास ये मार्कर है, ये वाइट। चलो अब आप ये बताओ, जब ये क्या है, लेस मास है, इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है ना। ठीक है, तो जब ये इस पर फोर्स लगाएगा तो इसने इसको मूव करा दिया, तो इसका मास ज़्यादा था तो इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये ज़्यादा फोर्स लगा सकता है। इसका मास कम है तो इसका इनर्शिया भी कम है, इसलिए कम फोर्स लगाएगा। अब इसको जो इसका इनर्शिया है, इसका जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो कम है एज कम्पेयर टू दिस, तो इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट कम है, इसलिए इसने इसको मूव करा दिया। क्लियर। तो इनर्शिया 3 टाइप का होता है, मतलब देखो आप ये रेस्ट में था तो आपने इसको मोशन में ला दिया। अब अगर ये मोशन में हो तो हम इसको रेस्ट में भी लेके आ सकते हैं और हम इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। देखो ये एक्स्ट्रा फोर्स लगा के डायरेक्शन भी हम इसकी चेंज कर रहे हैं। तो इनर्शिया बेटा कितने टाइप का होता है, इनर्शिया 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है इनर्शिया, 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3। क्या होता है, एक तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक क्या होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 टाइप का होता है। क्लियर। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आपको एक ही डेफिनेशन करनी है, एक डेफिनेशन में आपको 4 डेफिनेशन याद हो जाएंगी। देखो क्या करना है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इट स्टेट ऑफ
रेस्ट। तो ये हो जाएगा आपका रेस्ट वाली की डेफिनेशन। अगर आपको फर्स्ट की डेफिनेशन करनी है कि व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो ये कह सकते हो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट्स ऑफ रेस्ट ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर मैं कहूँ व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, तो आप कहोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मोशन आ जाएगा। क्लियर। अब इनके एग्जांपल्स भी करेंगे बेटा हम। ठीक है, सो ये अपना इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होगा, तो हम क्या कह देंगे, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो मीन्स आपको क्या करना, आपको एक ही लाइन याद रखनी है। अगर आपसे मैं इसकी डेफिनेशन पूछूं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, तो आप इसको हटा के यहाँ पे क्या लिख दोगे बेटा, मोशन। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो आप क्या करोगे, इसको उठा के यहाँ पे लिख दोगे डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ से अगर कंप्लीट इनर्शिया की बात करें तो तीनों आएंगे, अगर अलग अलग की पूछे जाएं तो वही वर्ड लगा देंगे हम जो उनसे पूछा जा रहा है। तो क्लियर। तो इनर्शिया क्या बेसिकली हमारी एक फीलिंग है। ठीक है, या एक हमारी लेजीनेस है। अगर आपको मैं एक सिंपल देसी सा एग्जांपल देती हूँ, बिल्कुल जो हमारे घर पे रहे, सपोज करो सर्दियों का मौसम और सुबह 4 बजे हुए हैं, क्लियर, और आप सो रहे हो और कोई आके आपको ठंडा पानी डाल दे, तो जो आपकी इंटरनल फीलिंग है वो क्या कहेगी। कोई आपको 4 बजे उठाए ठंड के मौसम में, तो उठना चाहोगे आप। तो आपकी जो इनर्शिया है वो क्या कह रहा है, वो चाहता है कि आप रेस्ट में रहो, आप सोते रहो। ठीक है, तो इस तरीके से इनर्शिया क्या होती है, हमारी इंटरनल फीलिंग्स होती है जो चाहती है कि हम रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहें, मोशन में हैं तो मोशन में ही रहें। ठीक है, और डायरेक्शन अगर डायरेक्शन चेंज करते रहें। तो बेटा आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो इनर्शिया हमारा किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया हमारा डिपेंड करता है मास पे। ठीक है, ओके। चलो अब हम इसकी स्टेट्स के एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करते हैं बेटा अच्छे से। तो इसके बेटा एग्जांपल्स हम ट्राई करेंगे। अब सबसे पहला हमारा क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो रेस्ट क्या करते हैं, काफ़ी इजी है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट करेंगे बेटा, तो इसके एग्जांपल्स भी हमें साथ साथ करने पड़ेंगे। फर्स्ट था हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो देखो बेटा इसका एग्जांपल हम करते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का आप करो, तो अगर आप सपोज करो ये कोई गाड़ी है और आप गाड़ी में बैठे हुए, ठीक है, और ये गाड़ी के साथ आप अटैच हुए ऐसे। ठीक है, गाड़ी रेस्ट में, फिलहाल गाड़ी किस में है, रेस्ट में। थोड़ी देर के बाद गाड़ी मूव करती है और चलने लगती है। तो जैसे ही गाड़ी मूव करती है, अब आप ये बताओ आपके जो फिट है ना, फिट वो गाड़ी से अटैच है ना, बट जो ऊपर वाली बॉडी है, ये वाली बॉडी, ये गाड़ी से अटैच नहीं है। क्लियर। तो आपकी पूरी बॉडी फिलहाल किस में है, रेस्ट में है। बट जब गाड़ी मूव करेगी ना, तो गाड़ी के साथ आपके पैर तो अटैच हैं, तो जो आपके फिट है ना, फिट वो तो किस में आ जाएंगे, एकदम से मोशन में। बट जो बाकी बॉडी है ना, ऊपर वाली बॉडी है, जो अपर बॉडी है, वो किस में रहेगी, रेस्ट में। आप ये बताओ आपका नीचे वाला पार्ट मोशन में आ गया, ऊपर वाला रेस्ट में। तो ये फिट तो क्या करेंगे, ये वाले पार्ट तो आगे निकल जाएंगे और बॉडी पीछे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, इसलिए जब भी कोई व्हीकल चलता है ना, तो हम क्या करते हैं, हमारे पैर तो आगे निकल जाते हैं, बट हमारी जो बॉडी है वो पीछे रह जाती है। तो इस तरीके से हम इसमें आगे की तरफ झुकते हैं। जब भी कोई गाड़ी चलती है एकदम से, तो हमें क्या लगता है, हम पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक है, चलती हुई गाड़ी में, मूविंग व्हीकल में हम हमेशा क्या होते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, वो इस वजह से जाते हैं। अब हम करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और भी हैं आपके रेस्ट के एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आपको कराऊंगी सारे। अभी एक बार एक एक एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। अब जैसे कि आप मान लो ये, चलो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही करते हैं कोई एग्जाम्पल। ये आपके पास कोई भी मैट है, इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं। ठीक है, आपने एक स्टिक ली और इसको पीटना शुरू करते हो। जैसे ही आप इसके ऊपर स्टिक से वार करते हो, तो इसमें से डस्ट पार्टिकल निकलना शुरू हो जाते हैं। क्यों क्यों निकलते हैं बेटा इसमें से डस्ट पार्टिकल, तो बताओ आप।
अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर आप इस स्टिक से इसको पीटोगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, डस्ट पार्टिकल निकलना शुरू हो जाएंगे। वो क्यों निकलेंगे बेटा, तो आप इसका कमेंट्स में मुझे जवाब दो, लेकिन आई विल एक्सप्लेन यू ऑल्सो कि अगर आप किसी स्टिक को पीटोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, द फोर्स ऑफ स्टिक्स मेक्स द कारपेट मूव टू एंड फ्रो स्लाइटली। मतलब जब आप इसके ऊपर स्टिक से इसके ऊपर फोर्स लगाओगे, अब जैसे यही है इसके ऊपर मैं स्टिक से फोर्स लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा बेटा, डस्ट पार्टिकल क्या अपनी रेस्ट वाले स्टेट में है ना, बट जब आप इस पे फोर्स लगाओगे स्टिक से तो ये अपनी रेस्ट स्टेट को नहीं छोड़ देंगे और मोशन में आ जाएंगे। क्योंकि इसका जो इनर्शिया है, इसका इनर्शिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल तो छोटे छोटे हैं, ठीक है, तो छोटे छोटे हैं तो इनका मास भी कम होगा तो इनका इनर्शिया भी कम होगा। अब ये बता, एक तो बिल्कुल पतला सा पहलवान और एक इतना भारी पहलवान, इसका मास ज़्यादा या इसका मास ज़्यादा, इसका मास ज़्यादा ना और इसका मास कम, तो ये इनर्शिया ज़्यादा लगाएगा या ये इनर्शिया ज़्यादा लगाएगा, ये ज़्यादा लगाएगा। अब ये मान लो वो डंडा है, ये मान लो डस्ट पार्टिकल है, तो जब ये इसको मारेगा तो अंडरस्टूड सी बात है इसको भागना पड़ेगा, ठीक है। तो जब एक डंडे से हम स्टिक पे पिटाई करते हैं, उसको मारते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उनका इनर्शिया कम है तो वो अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है बेटा, ओके। अब आप बताओ कि अगर मान लो एक और एग्जांपल करते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन का करते हैं। चलो अब की बात हम सबके इकट्ठे कर लेते हैं, रेस्ट का भी, मोशन का भी और डायरेक्शन का, तीनों के बताती रहूँगी मैं आपको, ठीक है। अब चलो, एक गाड़ी है मूव कर रही है, कंटिन्यू चल रही है, एक गाड़ी कंटिन्यू मूव कर रही है, यहाँ पे एक वहीं बंदा बैठा हुआ और ये अटैच है गाड़ी के साथ, ये गाड़ी के साथ क्या है, अटैच है। जब गाड़ी कोई भी मूव कर रही है, मान लो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो जितनी स्पीड के साथ गाड़ी मूव कर रही है ना, वही स्पीड उस पर्सन की है, ठीक है। इतनी स्पीड से गाड़ी मूव कर रही है और इतनी स्पीड से ये पर्सन में भी अटेन कर रखी है, मतलब दोनों की सेम स्पीड है फिलहाल, क्लियर, दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। लेकिन जब ये गाड़ी एकदम से क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई कर देता है ड्राइवर और गाड़ी एकदम से रुक जाती है। तो जब गाड़ी एकदम से रुकेगी बेटा, तो ये पैर तो क्या इसके साथ अटैच है ना, तो पैर तो इसी स्पीड में रहे, पैर की तो स्पीड क्या होगी, एकदम 0 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो ऊपर वाली बॉडी है, जो ऊपर वाली बॉडी है वो किसमें फिलहाल अभी भी मोशन में है ना, तो हमारे पैर तो यहीं रह जाएंगे, लेकिन ये ऊपर वाली बॉडी क्या हो जाएगी, आगे चली जाएगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन आ जाती है हमारी, क्लियर, आपको समझ में आया कि हम चलती हुई गाड़ी में आगे की तरफ ही क्यों झुकते हैं। तो उसका रीज़न ये है बेटा कि जब गाड़ी जाती है तो हम और हमारी गाड़ी दोनों सेम स्पीड अटेन कर लेते हैं, ठीक है। जब गाड़ी एकदम से रुकती है ना, तो ये तो गाड़ी के टच में है हमारे पैर, तो पैर तो क्या हो जाएगा, एकदम से 0 की स्पीड पे, लेकिन ये ऊपर वाले जो बॉडी का अपर पार्ट है वो तो हमेशा अभी मोशन में फील कर रहे हैं ना, इस वजह से ये हिस्सा क्या चला जाएगा आगे और ये यहाँ पे रेस्ट में रह जाएगा, इसलिए हम चलते हुए गाड़ी में फॉरवर्ड आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं बेटा, काफ़ी इजी और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाता है, क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके। देखो बेटा, मैं आपको टम्बलर वाला का एग्जांपल करके दिखाती हूँ, इसको भी हम लाइव भी करेंगे। ये देखो, ये है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इलस्ट्रेट करने के लिए हमारे पास क्या है, ग्लास टम्बलर हमने लिया, उस पर हमने एक कार्ड लिया और एक कॉइन लिया, ठीक है। और हम उस पर क्या करेंगे, फ्लिक उंगली से ऐसे फोर्स लगाएंगे और फिर हम देखेंगे कार्ड मूव कर जाएगा, तो क्यों मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो ये हमारे पास एक ग्लास टम्बलर है, ये हमारे पास एक बोर्ड है, इसके ऊपर मैंने कार्ड लिया और ये इसके पास ऊपर एक सिक्का रख दिया। तो बेटा इसमें देखो फाइनली हो क्या रहा है कि अब जो फर्स्ट सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन में देखो ये दोनों रेस्ट में है, कार्ड भी रेस्ट में है, कॉइन भी रेस्ट में, सब कुछ रेस्ट में। लेकिन जब आप इसको फिंगर से हीट करोगे तो फोर्स आपने किस पे लगाया, कार्ड पे लगाया। हम फोर्स किस पे लगा रहे हैं, कार्ड पे लगा रहे हैं। इस वजह से जो इसकी रेस्ट, जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो चेंज हो जाएगी। कार्ड फिलहाल रेस्ट में, लेकिन जब इसमें फिंगर से लगाऊंगी तो ये तो मोशन में आ जाएगा, लेकिन ये तो रेस्ट में ही रहेगा ना, इस वजह से क्या हो जाएगा, इसमें गिर जाएगा। तो देखो बेटा, जब हमने इसको ऊपर से गिराया तो ये सिक्का इसके अंदर गिर गया। क्यों? क्योंकि इसको क्या लग रहा था कि ये तो रेस्ट में है, बट कार्ड हमने क्या कर दिया, कार्ड को हमने मोशन में ले आए। तो कार्ड, जब हमने कार्ड को ऐसे फ्लिक किया तो कार्ड नीचे गिर गया, बट ये सिक्का इसके अंदर गिर गया। तो आप क्या कह सकते हो, जो कार्ड है मूव हो गया फ्रॉम द माउथ ऑफ द ग्लास टम्बलर एंड द फोर्स ऑफ आवर फ्लिक, जो हमने इस पर फोर्स लगाया वो सिर्फ हमने कार्ड पे लगाया था। वो सिर्फ हमने कहाँ लगाया था, कार्ड पे लगाया था, सिक्के पे नहीं लगाया था। इस वजह से सिक्के को क्या फील हुआ, सिक्के को तो यहीं लगाना अब भी कि मैं तो यहीं बैठा हुआ हूँ, लेकिन कार्ड इसके नीचे से निकल गया था, इस वजह से सिक्का क्या हो गया, इसके अंदर गिर गया। ठीक है बेटा, तो आपको ये समझ में आ गया। तो हर कोई क्या चाहता है, वो अपनी स्टेट्स को मेंटेन करके रखना चाहता है। ओके, सो अब हम करते हैं इसका एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं।
अच्छा आप ये बताओ, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे बताइए नेक्स्ट उसमें कि जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो, ठीक है, जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं उसके ऊपर जब आप यहाँ पे उसके 4 कॉर्नर होते हैं, यहाँ पे मान लो कोई बच्चा बैठा हो, उसने किसी भी उस पर फ्लिक किया, उसको गोटी को जब मारते हैं तो जो कैरम बॉल है वो मान लो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे गोटी रखी हुई हैं, ठीक है, तो जो आप उसको सिक्का मारोगे, मतलब ऐसे गोटी मारोगे उसके ऊपर, तो जो कैरम कॉइन है एट द बॉटम ऑफ ए फाइल इज रिमूव्ड व्हेन ए फास्ट मूविंग कैरम, मतलब नीचे वाली जल्दी रिमूव होगी, ऊपर वाली नहीं होगी। क्यों? मतलब जब आप उसको ऐसे गोटी मारते तो नीचे वाली वो पहले निकलती है ना, ऊपर वाली पहले क्यों नहीं निकलती? जब आप उसको मारोगे ऐसे तो ये वाली पहले नहीं निकलती, ये वाली पहले निकलती। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो एग्जांपल्स ऐसे, ये देखो बेटा, इसको आप यहाँ से भी देख सकते हो कि आपका कैरम बोर्ड है, यहाँ पे वो अपनी लिख रखी हुई है सारी गोटी, तो जब आप इसके ऊपर ऐसे स्टिक करोगे, फ्लिक करोगे उंगली से, तो आप देखोगे नीचे वाली पहले निकलेगी, ऊपर वाली नहीं निकलती बेटा। तो इसके पीछे भी वही रीज़न है बेटा, क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया ना वो सिर्फ नीचे वाले पे लगाया है, ठीक है, फोर्स हमने कहाँ लगाया? सिर्फ नीचे वाली पे लगाया, तो नीचे वाले ने तो फोर्स फोड़ दी, लेकिन जो ऊपर वाली है वो तो अभी भी रेस्ट में ही है। जैसे गाड़ी वाली मैंने बात करी थी आपकी अभी कि गाड़ी में है तो उसके पैर तो किस में थे? रेस्ट में। ऊपर वाला पार्ट किस में आ जाता है? मोशन में। तो पैरों जो नीचे वाला पार्ट अटैच है तो उसी को तो फील होगा सब कुछ, ठीक है, तो नीचे वाले को तो मोशन फील हो रहा है, लेकिन ऊपर वाले रेस्ट में, तो इसलिए ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले फ्लिक हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है बेटा। चलो फिर ये इसका और डायरेक्शन का आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है, ज़्यादा ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है। तो जब बारिश आती है तो बारिश ऐसे आती है, ठीक है, और जो हमारा छतरी होती है, जो अम्ब्रेला होता है, वो क्या काम करता है बेटा? बारिश की स्टेट को क्या कर देगा? चेंज कर देगा, ठीक है। ये आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल है कि जब हमारे पास छतरी होती है, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे कोई बच्चा इसको लेके चल रहा है, उसने छतरी को ले रखा है, ठीक है, तो छतरी लेके जब घूमेगा तो इसके ऊपर जो बारिश की बूंदें आएंगी तो वो क्या कर देंगी? इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगी, ठीक है। सो ये हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। तो तीनों आपके क्लियर हो गए हैं बेटा, आपको इनको अच्छे से करना है। अब हम करते हैं हमारा मेन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या करेंगे हम? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा न्यूटन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, NLM, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, कौन से वाली? फर्स्ट वाली, ठीक है। न्यूटन जी ने इसी जो गैलीलियो ने हमें लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था, उसी को इसने थोड़ा सा एक्सप्लोर करके हमें बताया है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया ऑल्सो। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। ये भी इसी का नाम है। गैलीलियो की जो फर्स्ट लॉ थी उसी को इसने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं इसको। अब इसकी मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, तो इसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? इसकी डेफिनेशन देखो, ए बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट और इन मोशन, it states that a body will remain in rest or motion until we don't apply an external force, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि कोई भी बॉडी है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक हम उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। दैट इज यू कैन से जो उसकी मोशन है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट, ठीक है। ये गैलीलियो ने जिसकी नेचुरल स्टेट बताई थी, इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया मीन्स कि वो अपनी स्टेट को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। अब जैसे ये है, ये रेस्ट में है तो ये चाहता है कि रेस्ट में ही रहे, जब तक मैं इस पर एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई ना करूँ, ये रेस्ट में रहेगा। देखो मैंने फोर्स अप्लाई किया तो मोशन में आ गया, अब ये मोशन में है, ठीक है, मैं इसको फोर्स अप्लाई करके रेस्ट में भी लेके आ सकती हूँ, मैं इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। सो ये क्या आपकी न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। तो इसने हमें क्या बताया था कि जो आपकी कोई भी बॉडी है उसकी जो नेचुरल स्टेट होती है, ठीक है, कोई भी बॉडी है उसकी जो नेचुरल स्टेट होती है दो होती है, एक तो होती है रेस्ट और एक होती है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये दो नेचुरल स्टेट्स हैं किसी भी बॉडी की। कोई भी बॉडी है फाइनली या तो रेस्ट में या मोशन में रहेगी, ये उसकी दो नेचुरल स्टेट होती है। नेचुरली वो ये स्टेट्स ऑक्यूपाई करेगी, ओके। सो इनर्शिया मैंने आपको बता दिया है। चलो अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। मेरे पास एक स्टोन है और एक मेरे पास फुटबॉल है, तो आप मुझे बताओ किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? बताओ, स्टोन का या फुटबॉल का? किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? सो आप यहाँ से देखो, मास किसका ज़्यादा है?
मास स्टोन का ज़्यादा है और फुटबॉल का मास कम है। और इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है ना। सो अगर इसका मास ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया भी क्या होगा बेटा? ज़्यादा। और इसका इनर्शिया क्या होगा? कम। तो इसलिए मुझे स्टोन को उठाने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या फुटबॉल को? अगर मान लो कोई बच्चा है, एक तो स्टोन को किक करे और एक वो फुटबॉल को किक करे, तो किस में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको फोर्स लगाना पड़ेगा स्टोन में, क्योंकि स्टोन का मास ज़्यादा है तो ये ज़्यादा इनर्शिया अप्लाई करेगा, इस वजह से इसको इसमें चोट लगेगी। ठीक है, इसमें इसको चोट नहीं लगेगी। चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन पूछती हूँ, आप इसको आंसर कीजिएगा कि मेरे पास एक तो क्रिकेट बॉल है, ठीक है, और एक मेरे पास क्या है? रबर बॉल। क्या है? रबर बॉल। तो आपको कमेंट में आंसर बताना है विच इज हैविंग मोर इनर्शिया, विच इज हैविंग मोर इनर्शिया। ठीक है, कमेंट में इनका आंसर कीजिएगा कि इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा इनर्शिया है और क्यों है, वाई। आपको रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है। क्लियर बेटा? चलो अब हम इसको अच्छे से करते हैं। अब बताओ, जो लॉ हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जो हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसने हमें क्या दिया? तो उसने हमें एक नया कंसेप्ट दिया। क्या कंसेप्ट दिया बेटा? उसने हमें ये कंसेप्ट दिया कि व्हाट इज फोर्स। ठीक है, इसने हमें क्या दिया? इसने हमें दी डेफिनेशन ऑफ फोर्स, व्हाट इट इज़ गिव, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ थी उसने हमें क्या दिया? डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स का हमें उसने कंसेप्ट दिया कि फोर्स क्या होता है। सो आप ये कह सकते हो इट इज द बेसिक लॉ, बेस ऑफ ऑल न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे हमें टोटल। कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ। और किसको डिफाइन करने के लिए दिए थे लॉ इसने? मोशन को एंड फोर्स को। ठीक है, तो द लॉ विच इज गिवन बाय न्यूटन टू डिफाइन द मोशन एंड द फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. So there are 3 Newton laws of motion. First we already explained. Second and third we are explaining in the next part. 3. Okay. Called law of inertia. तो first law is called law of inertia. ठीक है, विच इज द बेसिक लॉ ऑफ द ऑल. अगर आपके फर्स्ट लॉ नहीं होते तो हम सेकंड और थर्ड लॉ पे कभी भी नहीं पहुंच सकते थे. तो ज़्यादा कंसेप्ट इसका बेटा गैलीलियो जी ने दिया था, न्यूटन ने बस उसको मॉडिफिकेशन किया था, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया था. तो सेकंड थर्ड तो हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में. अब आपको मैं थोड़ा कंसेप्ट सीखा है फोर्स. क्या सीखा हमने आज? फोर्स के बारे में पढ़ा. किसने दी फोर्स की डेफिनेशन? फर्स्ट लॉ ने दी. किसने दी? फर्स्ट लॉ ने. फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन. कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. इसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, प्लस में इसके पास क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है. फोर्स का सिंबल क्या है? ये फोर्स. फोर्स की यूनिट क्या है बेटा? यूनिट होती है न्यूटन. क्या यूनिट है बेटा इसकी? न्यूटन. ये एसआई यूनिट है बेटा. अगर सीजीएस यूनिट की बात करी जाए तो वो क्या है? डाइन. ठीक है, तो ये इसके बारे में है बेटा. फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स क्या होता है? कोई भी पुश या पुल. जब आप किसी बॉडी को पुश करते हो, पुल करते हो, तो वो जब आप उस पर अप्लाई करते हो तो ये आप क्या कह सकते हो? इसको हम फोर्स कहते हैं. तो आपको फोर्स का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा? ठीक है. फोर्स के हम ये भी कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इसको स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म में न्यूटन कहा जा सकता है. न्यूटन किसके इक्वल हो जाएगा? न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये इसकी डेफिनेशन है बेटा. ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया. अगर आपको बोला जाए डिफाइन 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन क्या हो जाएगा? इफ़ कोई 1 किलोग्राम की बॉडी है, ठीक है, देखो फोर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है कि मैं कोई m मास की बॉडी है, ठीक है, उस पर अगर मैं फोर्स लगाऊं F, तो वो कितना एक्सेलरेट होगी? A एक्सेलरेशन करेगी. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं डिफाइन 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन यहाँ से हो जाएगा कि 1 kg बॉडी को हम जब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेट करेंगे तो वो 1 न्यूटन हो जाएगा. ठीक है बेटा. सो दीज ऑल आर अबाउट द फोर्स. ओके, तो आज हमने पढ़ा लॉ ऑफ इनर्शिया, पढ़ा हमने इनर्शिया का कंसेप्ट पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा? फोर्स के बारे में पढ़ा. सो दिस इज ऑल अबाउट द इनर्शिया एंड द फोर्स. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट. आई थिंक दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू. इन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट मोमेंटम. We have to discuss about momentum, second law of motion, okay, and third law also.
प्लस न्यूमेरिकल। सो स्टे कनेक्टेड विद दैट पार्ट बेटा, हम नेक्स्ट पार्ट में ये सब करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। ओके, थैंक्स।